तो हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग? हो सब कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचर्स। तो जैसे कि आप लोगों को देख के आपने पता लग ही गया होगा कि आज हम यस अपने न्यूज़ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ल्यूसेंट। यस, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हमेशा ये किताब रहती है ल्यूसेंट। ओके, एक मिनट। ओके, सो क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल का कम्पिटिटिव ज़माना है, जिसमें ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जिसमें जिसमें आपको compete करके आगे जाना पड़ेगा। ओके, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से मतलब पर्टिकुलर बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब नॉट गवर्नमेंट की तरफ से, हर एक इंस्टीट्यूशन की अलग अलग बुक होती है, बट हम हमेशा कॉमन चुनते हैं। जैसे अगर आप नेक्स्ट लेवल यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करो, जेकेएस की बात करो, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते तो मैक्सिमम लोग स्पेक्ट्रम पकड़ते हैं। पॉलिटी की बात करो तो ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत आती है। सो उसी प्रिपरेशन के हिसाब से जब हम बात करते हैं डाउन लेवल, लाइक फोर्थ क्लास लेवल, ठीक है, और भी सारी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब बात करें, उसके बेसिक्स की अगर हम बात करें बेसिक्स की, तो सबसे बेसिक नंबर पे एक ही बुक आती है, दैट इज़ ल्यूसेंट। ओके, उससे भी बेसिक की अगर हम बात करें, दैट इज़ अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की बुक। ओके, बट वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई और 10th 12th के लेवल की। बट ये अगर हम बात करें ल्यूसेंट की, सो ग्रेजुएशन लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है ल्यूसेंट। 10th क्लास के 12th क्लास के लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, 11th क्लास के या ग्रेजुएशन के, तो ऑब्वियसली आपकी एक सही चॉइस है, दैट इज़ ल्यूसेंट। सो ल्यूसेंट को हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं, बोथ दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। एक्चुअली होने वाला हमारा कंटेंट इंग्लिश में ही है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा सकूँ, अच्छी तरीके से आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूँ। इसी के साथ साथ सिर्फ किसी भी बुक को पढ़ लेना या याद कर लेना बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस। ऑब्वियसली हमने कई बार बड़ी बात सुनते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, सो इसीलिए 10,000 MCQs विद एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, जिसके साथ जिससे हमारा जो प्रिपरेशन है और अच्छी हो जाएगी। लाइक अब बुक हम ये ल्यूसेंट पढ़ने वाले हैं, जब हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम अलग अलग बुक से 10,000 MCQ सॉल्व करेंगे। बट मेन देख लेना, आपका मेन जो कंसेप्ट होगा वो इसी बुक का ही होगा। ओके गाइस, और उसके बाद जब हम सॉल्व क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देंगे ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे नॉलेज में इंक्रीज होगी। ओके, जो काफ़ी लंबा सिलेबस होने वाला है, सबसे पहले बड़ी बात है। क्योंकि अब अगर हम बात करें ल्यूसेंट की पर्टिकुलरली की, तो टाइम टू टाइम है ना, इसका अपडेटेड वर्जन आता रहता है। ठीक है, सो पुराने वर्जन भी है मेरे पास है, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी बुक का सार निचोड़ के दे सकूँ। ओके, सो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या होना। सिलेबस की अगर बात करें और आगे, अच्छा स्ट्रेटजी के, तो क्या क्या होने वाला हमारे पास, दैट इज सबसे पहले बात की सिलेबस। किसी भी अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी चीज़ हो, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, या फिर आप अपने पर्टिकुलरली जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन में, उसके से उस बुक की बात करो, या फिर अगर आप 11th 12th अभी स्कूल में पढ़ते हो तो उसके उन बुक्स की बात करो, तो सबसे मेन, सबसे प्राइमरी आता है गाइस सिलेबस। ओके, सिलेबस। सो सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस रटा रट होना चाहिए, मतलब ज़ुबान पे होना चाहिए याद, जैसा कि आपको क्वेश्चन याद होते हैं, उसी से पता लगता है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स योर करियर। ओके, सेकेंड है इंट्रोडक्शन। ओबियसली हर एक चीज़ चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जितना मुझे आता है मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मैं आपको बता सकूँ। स्ट्रैटेजी हमारी बड़ी अलग, हर टाइम टू टाइम अलग होने वाली है, दैट इज़ कि सबसे पहले जो हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जब पूरी बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद हम MCQs करेंगे। ओके, हमारी यही स्ट्रैटेजी होने वाली है। सो नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितना हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे वीडियो में आप सुन सकते हो, और बस आपको यही याद हो जाएगा, इतना मेरी बात है आपको। ठीक है, बट नोट करने की जरूरत नहीं है कि अब, बट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नोट करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली कितना ही नोट करोगे आप। एंड द लास्ट इज़ हमारे जो प्रिपरेशन में वो इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। सो हम सबको पता है कि जब भी हम कोई बड़ी बुक्स पकड़ते हैं, स्पेक्ट्रम होगी, लक्ष्मीकांत होगी, तो कभी भी ना कंप्लीट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। राइट, आज बैठ 2-3 दिन 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, कहीं किसी की शादी होगी, या फिर कल कहीं घूमने जाना है, तो उसकी वहीं चले गए, फिर उसकी वजह से कंसिस्टेंसी टूट जाती है, वापस आके पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपने इस पूरे सीरीज़ में कि कंसिस्टेंट रहूं, हर दिन एक आपके लिए एक वीडियो ला सकूं। ओके, ताकि हमारी हेल्प हो सके। ओके,
उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, और किसी को अगर ज़्यादा आता हो, मतलब किसी को सिलेबस एक्स्ट्रा आता, तो वो भी अपना ज्ञान प्लीज़ शेयर कर सकते हैं कमेंट में। ओके, वीडियो अगर कहीं कभी कभी फास्ट आई तो उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती है गाइस। सो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 1.5x की स्पीड पर रखूँ, ताकि उस टाइम पीरियड के अंदर कवर हो जाए। सो ये आपको समझने की ज़रूरत है। ओके ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट फाइनली हम चलते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ कंटेंट। अब हमारा कंटेंट क्या होने वाला है? ओके, एक मिनट, यस, कंटेंट क्या होने वाला, हम पढ़ने क्या वाले हैं? ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हमको पता है, इंडियन हिस्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, लास्ट में मिसलिनियस पे आते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पढ़ते हैं, हम हाईलाइटेड पढ़ते हैं, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों में हम कोई हर एक चीज़ ना सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट द पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारा सिलेबस कवर हो जाए। ओके, अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो आपको गाइज ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है जब भी अगर हम बात करें ना। ये कभी कभी हमारे बड़े जो टीचर वगैरह होते हैं वो भी हमसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अगर अच्छा आप पहले इतना तो बताओ कि सिलेबस क्या है आपका, एंशिएंट इंडिया की क्रोनोलॉजिकली टाइम पीरियड बताओ। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में जब नहीं आया तो एम्बेरसमेंट मूवीज। सबसे पहले हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज आते हैं। अगर अब आपने मेरी वीडियो देखी होगी BHIC 131 की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल सोर्सेज किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री में। प्लस इसके साथ साथ में हम आगे जाके भी इस वीडियो में, इस बुक सीरीज में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं। ओके, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब उस टाइम पीरियड की बात हो रही है जहाँ पर लिखाई नहीं थी, ठीक है, जहाँ पर लैंग्वेज नहीं थी। ओके, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो मतलब अगर बात करी जाए तो एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है, और स्टूडेंट के लिए सबसे बोरिंग और मतलब दुश्मनी वाला टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिंजी है ये वाला टॉपिक में, पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा लेकिन पेपर में बड़े कम आने के चांसेस होते हैं। ओके, उसके बाद वैदिक कल्चर पढ़ेंगे, फिर महाजनपद, किस तरह से जनपद मिलके महाजनपद बन गए, और फिर महाजनपद से किस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जनपद दैट इज़ मगध, किस तरह से वो पावर में आया वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ेंगे, किस तरह से रिलीजियस मूवमेंट्स आया वगैरह वगैरह, उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। ओके, जहाँ पर डोमिनियंसी थी मेल गॉड की, तो वहाँ पर गॉडेस आई। ठीक है, ओके, सो बाद में रिलीजियस मूवमेंट डाउनफॉल भी हो गया था। ओके ओके, वगैरह वगैरह पढ़िए। उसके बाद मौर्यन पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, हम सबको, अगर आप एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के तो आपको पता ही होगा। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे हम, पोस्ट मौर्यन पीरियड। उसके बाद प्री गुप्ता पीरियड, मतलब देखो पोस्ट मौर्यन प्लस पोस्ट मौर्यन की बात करें जाए तो यहाँ पर इधर इसी के साथ प्लस आता है प्री गुप्ता। अच्छा, मौर्यन के बाद हो या जो पीरियड आएगा उसको पोस्ट मौर्यन बोलेंगे, और मौर्यन से जो पहले है उसको बोलेंगे प्री मौर्यन। ओके, सो पोस्ट मौर्यन, और पोस्ट मौर्यन के बाद आता है हमको गुप्ता। अब गुप्ता से पहले जो आएगा वो आएगा प्री गुप्ता, दैट इज वाई दिस फेज इज नोन एज प्री गुप्ता पीरियड। ओके, उसके बाद संगम एज जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है अपनी साउथ में। ओके, साउथ वाले इलाके में संगम पीरियड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, उसके बाद गुप्ता पीरियड आ जाता है, दैट इज़ द गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड वर्धन, जब हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड डाउनफॉल होकर हर्षवर्धन आ जाते हैं रूल करने। ओके, सो ये इंडियन हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा जो सिलेबस होने वाला है इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, बट ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो हम अपना कंसेप्ट को मेन लेके चलेंगे, और देखो जो हमने मेन कंसेप्ट पढ़ा होगा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आएंगे, बट घुमा के भी आ सकते हैं। लेकिन बट गाइस सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि बताऊंगा, ल्यूसेंट से माना जाता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, इस बात को लाइटली नहीं लेना है। सो हमारा एंशिएंट इंडिया का सिलेबस हो गया ये। मेडिवल का पढ़ लेते हैं। मेडिवल का क्या था हमारा अर्ली, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसलिए अर्ली मेडिवल पीरियड, जिसमें कि हम देखेंगे कि इसमें भी साउथ के बारे में पढ़ाया जाता है इंडिया के। उसके बाद सेकंड नंबर पे किस तरह से इन्वेजन हुआ मुस्लिम रूल का, क्योंकि मेडिवल में मुस्लिम एम्पायर की स्थापना होती है इंडिया में, सो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम बात करें मेडिवल इंडिया के, तो मैंने आपको बताया ना कि मुस्लिम रूल का आता है। तो स्थापना देखो इंडिया के, अगर हम स्ट्रक्चर ऐसा देख लें तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे तो सागर वगैरह है, ठीक है, ओशन है। सो यह इस टाइम पे इस जगह से इन्वेजन होती थी, जो कि ये वाला इलाका था राजपूताना का। ठीक है, राजपूत यहाँ पर वगैरह रहते थे। ठीक है, रणथंबोर, मेवाड़, ठीक है, मेवात, राणा सांगा वगैरह वगैरह। ओके,
उसके बाद साउथ इंडिया की बात करें जाए मेडिवल में, तो चोलास टाइम पे जहाँ पर चोलास रहते थे, मैंने आपको पहले बताया कि चोलास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे। ओके, उन पर मूवी बनी है PSI, आप देख सकते हो जाके। उसके बाद सल्तनत पीरियड फर्स्ट एंड दिल्ली सल्तनत, किस तरह से दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ओके, उससे पहले किस तरह से जो मुस्लिम रूल आया, किस तरह से मोहम्मद गजनवी आया, गौरी आया। ओके, तो सब कुछ पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, रिलीजियस मूवमेंट्स यहाँ पर भी चले थे। ओके, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। उसके बाद मुगल पीरियड आ जाता है। ओके, मुगल हमको पता है मेडिवल, अगर हम बात करें मेडिवल टाइम पीरियड की और मुगल्स की बात ना करें तो काफ़ी अधूरा अधूरा लगता है, क्योंकि ओबियसली मुगल्स ही है जिन्होंने मेडिवल इंडिया का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट बनाया था। ओके, उसके बाद आएगा मराठा स्टेट एंड मराठा कॉन्फिडेंसी। मराठा की जब बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज ओबियसली जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा बचाया था, अगर आप बात कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम हर जगह जो है काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम जो डोमिनेंसी आ गई थी, मुगल जो डोमिनेट कर लेते, इसीलिए उस टाइम पे इन्होंने एक कलर का भगवा का काफ़ी ज़्यादा शान बढ़ाई थी। छत्रपति शिवाजी ने काफ़ी ज़्यादा बैटल्स लड़ी थी इन्होंने मुगल्स के खिलाफ। उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ओबियसली, उसके बाद जहाँ पर मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट होता है यूरोपियंस के आने से। ओके, तो ये था हमारा मेडिवल इंडिया। मॉडर्न इंडिया का हमारा क्या क्या पढ़ने वाला है, सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन तो आ गया। ओके, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ठीक है, एक कंपनी जो कि यहाँ पर सिर्फ क्या करने आई है, वो यहाँ पर ट्रेड करने आई है, बट किस तरह से एक ट्रेडिंग कंपनी एक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और पूरा डोमिनेट करती है पूरे ओवरऑल, मतलब इंटायर इंडिया पे, लगभग इंटायर इंडिया पे इसकी पूरी पकड़ बन चुकी होती है। सो किस तरह से ये पावर में आई, किस तरह से ये इसने रूल चलाई, किस तरह से इसने पॉलिसियाँ लाई, ठीक है, डोमिनेट किया बाद में इंडिया को। सो वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमिकली भी बड़ा सा एक्सप्लॉइट किया। देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, उसमें सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लोगों में ज्ञान आने लगा, इकट्ठा यूनिटी आने लगी, और उन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनके खिलाफ क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया, फ्रीडम स्ट्रगल हो। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, एग्जामिनर का भी सबसे फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज का भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है इतना ज़्यादा लेवल, डीप लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। द गांधीयन एरा से आप ये बात नोट कर लो कि एक या दो क्वेश्चन पक्का ही आएंगे। ओके, लास्ट में मोस्टली हर एक टॉपिक के मिसलिनियस पढ़ते हैं। इसमें हमें इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट प्लेस, इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर कौन कौन से आए, फाहिन का नाम तो ऑब्वियसली मुद्दाबान पर रहता है। ओके, एब्रिवेशन, इंपॉर्टेंट सेइंग्स, किसने क्या कहा, इंपॉर्टेंट बैटल्स, कौन कौन सी बैटल्स लड़ी, रिफॉर्म्स, कौन से एक्ट, कौन से रिफॉर्म्स हुए, कौन से एजुकेशनल एक्ट, कमेटीज, कमीशन बने, गवर्नर एंड वाइस रॉयज कौन बने इंडिया के। ओके, सब कुछ पढ़ेंगे हम। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को देख के तो एक्साइटमेंट हो रही है। ओके, आई होप कि आप सबको भी इतनी एक्साइटमेंट हो रही हो पढ़ने की। सो ये बात हमने की इंडियन हिस्ट्री की। अब बात करें अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे हम अपनी इंडिया की बात करें तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जाकर जिसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी सारी सिविलाइजेशन हैं जिनके बारे में हमको मतलब नॉर्मली पता होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इधर से क्वेश्चन आएगा सिविलाइजेशन से, पर्टिकुलर इस एरिया से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है, सो इस बात का हम ध्यान रखना है। ओके, इजिप्टियन सिविलाइजेशन यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन तो वर्ल्ड लेवल पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन हमको पढ़ने को मिलती है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, उसके बाद 7 वंडर ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर 3 बताए हुए हैं। देखो, 7 वंडर्स तो हैं ही हैं, एंड 7 वंडर्स तो हैं ही हैं। एंशंट के अलग थे, मेडिवल के अलग थे, मॉडर्न के अलग थे। अब अलग का मतलब ये नहीं कि कुछ और ही बन गया, मतलब कहीं ना कहीं इनमें अपडेट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सो ये तीनों पढ़ेंगे हम, तीनों टाइम पीरियड के। अच्छा, सो ये एंशंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंशियंट। मेडिवल के मेडिवल में क्या पढ़ेंगे, मेडिवल यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुई थी, जहाँ से ओबियसली दुनिया ने रेवोल्यूशन के राह देखी थी। ओके, उसके बाद अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। मेडिवल चाइना, मेडिवल जापान, 7 वंडर्स ऑफ मेडिवल वर्ल्ड, मैंने आपको जैसे बताया कि मेडिवल के भी थे। ओके, उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन, जोग्राफिकल डिस्कवरीज, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिफिकेशन
यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो ऑब्वियसली मतलब देखो ये कुछ टॉपिक है यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वार तो सब लोग बच्चों का फेवरेट भी है और मतलब हर एक बंदे को आता भी है और इंपॉर्टेंट भी है। रशियन रेवोल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ रेवोल्यूशन इतनी खासी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके, टर्किश रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ वर्ल्ड, ये देखो ये टॉपिक है ना, ऐसे ऐसे टॉपिक पकड़ने पड़ते हैं। 1929 आपको पता है। फेसिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। मिलिटरिज्म इन जापान, सेकंड वर्ल्ड वार इंपॉर्टेंट। मिसलेनियस में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन ऑफ प्लेसेस, कौन से जगह किस से ऐसे जोड़े, जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें मैसिडोनिया को किससे रिलेट किया जाता है, दैट इज़ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स नेम सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, सो ये रही बात हिस्ट्री की। सो ऐसा नहीं है कि इसलिए गाइस अभी क्योंकि यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाने के लिए और ज़्यादा लंबा वीडियो ना करने के लिए इसलिए मैंने सिलेबस भी यहाँ पर शॉर्ट रखा हुआ है। सो आप देखो तो खुद ही पढ़ लो, बट इसका मतलब सिर्फ नहीं है कि इतना सा ही सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है गाइस। सो क्योंकि अभी जो ल्यूसेंट आई है ये अपडेटेड आ गई है, इसलिए इसमें टॉपिक्स ज़्यादा ऐड कर दिए हुए हैं। ओके, जैसे कि ज्योग्राफी की बात करते हैं एक्सटेंट, इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने सोलर सिस्टम के बारे में तो नहीं बताया। ओके, और शूट किया हुआ तो सोलर सिस्टम, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, उसके बाद देखो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमको पता ही है लेकिन उसके बाद ग्रेट माउंटेन्स, वॉल ऑफ नॉर्थ, एक मिनट, डिवीजन ऑफ हिमालयन, साइट ऑफ मेजर माउंटेन पीक्स इन इंडिया, ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, पेनिसुलर, कोस्टल, वेस्टर्न, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये सारे फिजिकल डिविजन्स हैं। ओके, बट यहाँ पर देखो सॉइल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड यूज पैटर्न्स, पावर सोर्सेज इन इंडिया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में से काफ़ी एक दो क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं पहले भी। यूनियन टेरिटरी, फैक्ट एंड फिगर, स्टेट्स, यूटीज, 10 पॉपुलस कंट्री, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, इस टॉपिक पर भी हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन सैटेलाइट, ओके, India's border with neighboring countries, color revolution in India, project tiger reserves in India, countries with their capital currencies, cities at bank, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहीं पर ट्रिकी क्वेश्चन फंस जाते हैं ना एक्चुअली। सो आपने गाइस देखा होगा कि मतलब डायरेक्टली कहीं ना ल्यूसेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो ये रहा ज्योग्राफी का और भी काफ़ी है लेकिन मैंने अभी यहाँ पर शॉर्ट बताया। अच्छा, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पहले भी अगर बात करें, मैंने आपको बताया ना कि बच्चे यूज टू प्रेफर लक्ष्मीकांत, बट मैं आपको ये गाइस बता दूँगी ये अपने दिमाग वाली बात होती है। सबसे पहले हमको ना ये बेसिक्स दैट इज़ ल्यूसेंट को पढ़ना चाहिए। अगर हमारी ल्यूसेंट हमको बिल्कुल रट्टे पे याद है, बिल्कुल चुटकियों में याद है तो हमको जाना चाहिए लक्ष्मीकांत के लिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी क्रिंजी। ओके, काफ़ी ज़्यादा हैवी बल्कि बुक है, इसलिए हमको अपने बेसिक्स जो है वो यहीं से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमको एवोल्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो सारी कोई आपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमको पता है वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट है, तो कहाँ से सोर्सेज लिए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से आए, DPSP कहाँ से आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस कंट्री से हमने लिए, उसमें हम ये पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में लास्ट में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो 395 इतने कुछ हैं, ठीक है, 195, बट उतने के उतने आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा महान ज्ञाता नहीं बनना है। ओके, आपको इतना याद रखना है कि आप जागरूक हो, यू आर aware citizen of India, so that's why some special feature of Indian Constitution, federal and unitary preamble, okay, integration and merger of Indian state union and its reorganization, fundamental duties, procedure, amending constitution। अगर हमारे fundamental right किसी ने violate कर दिया तो क्या कर सकते हैं। okay, constitutional amendment, tax, executive of union, parliament of India, parliamentary terms, executive, supreme court, high court, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग पे 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ओके, इमरजेंसी कमीशन ऑफ इंडिया, द ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजन, पब्लिक सर्विस, UPSC, PSC, ठीक है, इलेक्शन, नेशनल सिंबल्स, सम इंपॉर्टेंट बुक्स, किसने कौन सी बुक्स लिखी है पॉलिटिकली। ओके, पॉलिटिकली हिसाब से। उसके बाद लास्ट में मिसलेनियस पढ़ेंगे। सिलेबस भी देखो पढ़ना नहीं हो रहा है, कितना लंबा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर गाइस आप सोच सकते हो अगर हमको इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं इन पे हमारी पकड़ बन गई बेसिक्स, तो कितना ज़्यादा मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके,
बात करें हम इंडियन इकोनॉमी की, तो हाईलाइट इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट्स, नेशनल इनकम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट जो बड़ा ज़्यादा चाहिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि obviously हमको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ट्रेड एंड कॉमर्स सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसियाँ कौन कौन सी आई है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन इंडिया, टैक्स सिस्टम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल, इंडियन फिजिकल, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, फॉरेन सेंसेस, glossary of trade, some north में facts, highlight some socio-economic and कास्ट इकोनॉमिक फाइनेंशियल टर्म, फिर मिसलेनियस पढ़ेंगे। इसमें प्लस ऐड भी मैं दूसरे बुक से करूँगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा घूमता है। अच्छा, अब साइंस एंड टेक्स से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट एज अ स्टूडेंट हमारे लिए थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा क्योंकि देखो उनको इतना ज़्यादा कंसेप्ट होता नहीं है, बट यहाँ पर हम बात करें ल्यूसेंट की तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल पर बताया हुआ, इसलिए यहाँ पर फिजिक्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। दैट इज़ यूनिट्स क्या होते हैं, मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कम से कम अगर हमको इतने ज़्यादा इनके टॉपिक या इतने कंसेप्ट नहीं, लेकिन इनके जो फार्मूले वगैरह था वो तो याद होने चाहिए। ग्रेविटेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस वेलोसिटी, इलास्टिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, एटॉमिक न्यूक्लियर, ओके। सो केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। इंट्रोडक्शन पे सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 10th लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हम सबको ऑब्वियसली याद होने चाहिए, फर्स्ट 20 है एटम। उसके बाद केमिकल कंपाउंडिंग, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास का चैप्टर है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉल्यूशन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये देखो हमारे ओबियसली पॉइंट एग्जामिनेशन प्लस नॉर्मल लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड, इसलिए हमको ये टॉपिक पे पकड़ होनी चाहिए। फ्यूल, बिहेवियर, इलेक्ट्रोलिसिस, नॉन मेटल्स, मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मैंने पता ना 10th क्लास के लेवल से आया हुआ है। उसके बाद ये मेटलर्जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड अबाउट सम मेटल्स, बस ये करेंगे, इतना टॉपिक हमने करना है तो हमारी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। बट बायो की अगर हम बात करें तो बायो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको इसको थोड़ा मतलब इसमें नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, लिविंग, व्हाट इज लिविंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बॉटनी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ओके, प्लांट टिश्यूज, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स। देखो यहाँ पर देख सकते हो कितना 10th लेवल के बेसिक लेवल का आया हुआ। नाइट्रोजन साइकिल, पोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड, ये सब हमको आना भी चाहिए। लास्ट में मिसलेनियस जी का देखो गाइस, तो ये आप खुद ही पढ़ लेना। अभी ये देखो कितना ज़्यादा इसमें, ये तो अभी कम है, बड़ी और भी अभी ज़्यादा उसमें मैंने दिखाए थे। देखो इसमें क्या बड़ी ज़्यादा ऑसम ऑफिशियल बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर, प्लेसेस, पब्लिकेशन, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च सेंटर इन इंडिया, न्यूक्लियर एंड स्पेस रिसर्च इन इंडिया, हेल्थ एंड मेडिकल सेंटर्स इन इंडिया, नेशनल पार्क्स, फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स, इंडियन क्लासिकल डांस है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फेमस प्लेसेस एसोसिएटेड विद एमिनेंट पर्सन्स, ठीक है, अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, भारतीय जनपथ अवार्ड। सो अवार्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कलिंग जवाहरलाल नेहरू अवार्ड्स के बारे में, जो कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है दैट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के बाद क्या करें तो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, बट मेन हमको यहाँ पर सबसे पहले इसकी डिस्कवरीज याद रखनी है, इन्वेंशन, डिस्कवरी इन्वेंशन याद रखनी है, ओके। उसके बाद टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनके टाइम पीरियड ये याद रखना है, एंड बस उसके साथ अगर हमने इतना कर दिया तो हो जाएगी हमारी एक बुक कंप्लीट। और उसके बाद हम करेंगे MCQs विद एक्सप्लेनेशन। और अगर उसके लिए हमको इन 10 के 10 सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मास्टरी करनी पड़ेगी, इनके बेसिक्स हमको याद होने चाहिए पूरे के पूरे। सो गाइज, अगर आपको भी पसंद आई होगी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, और अगर आपको हमारी पसंद आने वाली सीरीज़, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हमारा ओबियसली ग्रेजुएशन ओबियसली चली गई है, सेकेंड ईयर आ गया है और कम्पिटेटिव का ज़माना है, और पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी ये पूरी बुक हमको आ जाए, ताकि हम आगे जाके compete कर सकें, आगे जाके हम जो पेपर में अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। सिर्फ इसी बुक पे डिपेंड नहीं होना, बट ये बुक है बेसिक्स है गाइस हर एक चीज़ की। सो होप सबके अगर आप सबको पसंद आई हो, और इसके साथ मिलते हैं अपनी पूरी सीरीज़ में। थैंक यू एंड बाय बाय।